नमस्कार। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का, राजनीति विज्ञान का एक विषय के रूप में कैसे प्रादुर्भाव हुआ, कैसे कैसे यह विकसित होके वर्तमान के स्वरूप में आया है। तो सबसे पहले हम देखें जो प्राचीन प्रभाव है उसके बारे में। तो प्राचीन प्रभाव की जब बात होती है तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कन्फ्यूशियस का जो राजनीतिक विश्लेषण है कि कैसे प्राचीन संस्कृतियों में विभिन्न विचारकों के कार्यों में दिखाई दिया। चीन में कन्फ्यूशियस को आप देख सकते हैं 551 से लेके 469 ईसा पूर्व। भारत में कौटिल्य 300 ईसा पूर्व विकसित। ये सारे जो चीज़ें हैं, उत्तरी अफ्रीका में भी जो इब्न खल्दून हैं, उनके लेखन ने अरबी भाषी दुनिया में राजनीति के अध्ययन को बहुत अधिक प्रभावित किया है। लेकिन राजनीति की पूर्ण व्याख्या पश्चिम में हुई है। कुछ लोगों ने प्लेटो की पहचान की है, जिनके स्थिर गणतंत्र के आदर्श से भी अभी अंतर्दृष्टि तक आप देख सकते हैं कि कई सारे हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। हालांकि जो अधिकांश मत है वह अरस्तु के रूप में है, जो कि 384 से 322 बीसी के बीच में है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकते हैं। इसके अलावे अगर हम बात करें कि किस प्रकार से अरस्तु ने विकसित किया चीज़ों को, तो अरस्तु और उनके शिष्यों ने मिलकर 158 ग्रीक सिटी स्टेट के जो संविधान हैं उनका अध्ययन किया। उन प्रणालियों को अध्ययन करने के बाद कई प्रकार के जो उन्होंने प्रकारात्मक तरीके से, जिसको टाइपोलॉजी की संज्ञा दी जाती है, उसको विकसित किया। और उसके आधार पे उन्होंने शासन करने वाले जो व्यक्ति हैं, एक, कुछ या कई के आधार पे अलग अलग रूप में उनको बांटा। अरस्तु ने दूरदर्शितापूर्वक कहा कि यदि मध्यम वर्ग बड़ा है तो एक राज्य व्यवस्था सबसे अच्छा काम करती है। आधुनिक अनुभवजन्य निष्कर्षों में इसकी पुष्टि भी होती है। तो अरस्तु ने जिस प्रकार से वर्गीकरण किया है वह सदियों तक कायम रहा और आज भी राजनीतिक प्रणालियों को समझने में कहीं ना कहीं यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्लेटो और अरस्तु ने जो पोलिस, हमने आप सभी से डिस्कस किया था कि पोलिस जो है उसको सिटी स्टेट कहते हैं, नगर राज्य कहते हैं, और इसी से राजनीति विज्ञान शब्दावली की उत्पत्ति भी हुई है। तो पोलिस जो है पूर्ण करने पर ध्यान केंद्रित किया, जो एक छोटी सी राजनीति की गई थी। तो यूनानियों के लिए अगर हम समाज और राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो दोनों एक ही था, उसमें किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं था। तो अरस्तु का जो शिष्य है अलेक्जेंडर द ग्रेट, उसने कैसे भूमध्य सागरीय दुनिया, उसके आगे की विजय की, उसकी मृत्यु के बाद कैसे उनके समय अपने साम्राज्य का विभाजन हुआ, ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अलग अलग संस्थाओं के रूप में कई तरीके के बदलाव हुए। इस बदलाव के लिए राजनीति की एक नई समझ की आवश्यकता थी। हेलेनिस्टिक विचारकों और विशेष रूप से जो स्टोइक्स हैं, उन्होंने एक प्राकृतिक कानून के अस्तित्व पर जोर दिया जो सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू होता है। यह विचार रोमन विधिविद और समानता की ईसाई धारणाओं की नींव बना। तो इस प्रकार जो रोमन या वक्ता मार्कस सिसरो हैं, उन्होंने स्टोइक से काफ़ी प्रभावित थे। अपने इस विश्वास के लिए उल्लेखनीय है कि सभी मनुष्यों उनकी संपत्ति या नागरिकता की परवाह किए बिना एक समान नैतिक मूल्य रखते हैं। तो कहीं ना कहीं जो उनकी समझ थी वो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इगैलिटेरियन है। इसके बाद आप देखेंगे कि कैसे जो प्रारंभिक ईसाई दार्शनिक हैं, ऑगस्टाइन, या उसके अलावा आप देख सकते हैं ईसाइयों के ईश्वर और लौकिक शासकों दोनों के प्रति दोहरी निष्ठा पर जोर दिया, जिसका स्पष्ट यह अर्थ था कि जो स्वर्गीय शहर है, सिटी ऑफ जो गॉड है, वह सांसारिक शहर की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और टिकाऊ है। इसके साथ राजनीति के प्रति एक अलौकिक तिरस्कार का भाव उत्पन्न हुआ। 8 शताब्दियों तक अरस्तु का ज्ञान यूरोप में कहीं खो गया, लेकिन अल फराबी और एवरोज जैसे अरब दार्शनिकों द्वारा संरक्षित किया गया था। तो आप उसके बाद आप एक्विनास को देख लें। तो एक्विनास ने अरस्तु के जो विचार हैं
हम एक्विनास की बात कर रहे थे कि थॉमस एक्विनास ने अरस्तू की जो राजनीति है उसके विचार में जो नैतिक उद्देश्य हैं उसके ईसाईकरण किया। एक्विनास ने अरस्तू से यह विचार दिया कि मनुष्य तर्कसंगत और सामाजिक दोनों हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो धार्मिक विचारधाराएं हैं उसने राजनीति को प्रभावित किया। अब आधुनिक विकास की हम जब बात करते हैं तो ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि जो आप देख रहे हैं अरस्तू और प्लेटो की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद हम कैसे ईसाई जगत में जो उत्पन्न विचारधाराएं उनकी बात कर रहे हैं। आधुनिक विकास महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि एक तो ये डिपार्चर है, जहाँ पे आप जो ट्रेडिशनल या आइडियलिस्टिक जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है वहाँ से डिपार्चर होता है, और इस डिपार्चर के जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो हैं मैकियावेली। तो मैकियावेली पहले आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं जो कि इटली के हैं। उनका जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वह है द प्रिंस। तो दरअसल मूल रूप से फ्लोरेंस के शासक को समर्पित था ये, और इसने जो भावी राजकुमार होंगे उनको कैसे शासन करना है, क्या करना है, उसके संदर्भ में उन्होंने उनको निर्देश दिए हैं। इतना ही नहीं, अगर आप और देखें तो मैकियावेली ने सत्ता के आधुनिक विचार, इसे कैसे प्राप्त किया जाए और इसका उपयोग कैसे किया जाए, इन सारे तथ्यों को राजनीति के जड़ के रूप में पेश किया। एक दृष्टिकोण जो आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, जिसमें यथार्थवाद सबसे महत्वपूर्ण है, तर्कसंगत विकल्प सिद्धांतकारों और अन्य लोगों द्वारा साझा किया गया। इस प्रकार मैकियावेली को अरस्तू के साथ राजनीति विज्ञान के संस्था के रूप में स्थान दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो मैकियावेली है इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। फिर आप उसकी जर्नी में आप देख सकते हैं कि जो ब्रिटिश पॉलिटिकल फिलोसफर्स हैं, जिसमें हॉब्स का नाम बहुत महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ जॉन लॉक का जो नाम है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो लेवियाथन जो पुस्तक है हॉब्स की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें उन्होंने गृह युद्ध और उसके बाद कैसे कैसे सामाजिक समझौते के माध्यम से चीज़ों को बताते हुए आगे लेके चले। उसी के साथ साथ जॉन लॉक, वो भी एक ब्रिटिश फिलोसफर हैं। उन्होंने अंग्रेजी गृह युद्ध और गौरवशाली क्रांति के पक्ष में तर्क दिया है। संपत्ति, जीवन और स्वतंत्रता जैसे जो अधिकार है उसकी वकालत की, और एक तरीके से नेचुरल राइट्स के रूप में इसको प्रतिस्थापित किया। आप देख सकते हैं कि उन्होंने आगे की जो भारत सरकार अपने नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों को संरक्षित करने में विफल रहती है, उसे उचित रूप से उखाड़ फेंका जा सकता है। लॉक के विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि 18वीं शताब्दी के जो औपनिवेशिक अमेरिका के बौद्धिक जीवन में एक शक्तिशाली शक्ति रूप में उभरना, उतना ही नहीं जो दार्शनिक आधार प्रदान किया उसने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावे अगर हम बात करें तो मॉन्टेस्क्यू का नाम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मॉन्टेस्क्यू इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एक तो वो फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, और दूसरा उनकी जो पुस्तक है द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरीके से इसने तुलनात्मक राजनीति के विकास में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इंग्लैंड में मॉन्टेस्क्यू के प्रवास ने उन्हें आश्वस्त किया कि अंग्रेजी स्वतंत्रता जो है वह संसद और राजशाही के बीच में शक्ति के पृथक्करण और संतुलन पर आधारित थी। एक सिद्धांत जिसे बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने अपनाया, जिसे हम सेपरेशन ऑफ पावर या शक्तियों का पृथक्करण कहते हैं। इसके अलावा चेक्स एंड बैलेंसेस की जो अवधारणा है, तो मॉन्टेस्क्यू ने शासन का एक अभिनव विश्लेषण जिसके अनुसार जो सरकार के प्रत्येक रूप को एक प्रेरक सिद्धांत सौंपा, और सबको उन्होंने अपनी अपनी शक्तियों के अधीन रहने की बात कही है। एडम स्मिथ का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि एक इकोनॉमिक्स हैं। तो उन्होंने उनको शास्त्रीय जो क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरलिज्म के संस्थापक भी माने जाते हैं, और उन्होंने यह बताया कि राज्य की जो भूमिका है वह मुक्त बाजार में अनुबंध लागू करने तक ही सीमित होनी चाहिए। तो इसके अलावा आप देख सकते हैं कि एडमंड बर्क हैं, उन्होंने शास्त्रीय रूढ़िवादिता जो है उसकी स्थापना की, और कैसे मूल्य और जो संस्थाएं हैं समाजों के आवश्यक तत्व थे, और जिन क्रांतियों ने ऐसे मूल्यों को नष्ट करने की कोशिश की है उसको तर्कहीन बनाया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से कंजर्वेटिज्म के पक्ष में थे।
राजनीति विज्ञान का जो प्रारंभिक विकास है वो कानून से ही प्रभावित है। आप देख सकते हैं जो संप्रभुता की अवधारणा है वो कैसे कैसे विकसित होती है। तो सबसे पहले आप देखें, जीन बोदी संप्रभुता का एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जो राज्य को किसी दिए गए क्षेत्र में कानून के अंतिम स्रोत के रूप में देखता है। बोदिन का काम, जो कि आधुनिक राष्ट्र के पहली बार विकसित होने के समय दिया गया था, राष्ट्रीय सरकारों की वैधता का औचित्य प्रदान करने के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई राजनीतिक वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की वैधता और समानता को व्यक्त करने के लिए बोदिन की संप्रभुता की जो अवधारणा है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है। 19वीं शताब्दी में आप देखेंगे कि कैसे जो समाजशास्त्र है या अन्य जो मनोविज्ञान के जो विचारक हैं उन्होंने किस प्रकार से राजनीति को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाई। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है वह है अगस्त कॉम्टे का। अगस्त कॉम्टे जो हैं उन्होंने समसामयिक राजनीति विज्ञान की जो जड़ें हैं उनको 19वीं शताब्दी में जोड़ने की कोशिश की। वैज्ञानिक आशावाद यानी कि साइंटिफिक ऑप्टिमिज्म जो है वह इस दौर की सबसे बड़ी बात थी। तो ट्रेसी और जिन्होंने बहुत सारे लोगों ने विचारों के विज्ञान के रूप में, आइडियोलॉजीज़ के रूप में जो शब्दावलियाँ गढ़ी हैं उसने इस तरीके से बहुत हद तक इसको, उसी तरीके से आप फ्रांसीसी यूटोपियन जो समाजवादी हैं सेंट साइमन उनको देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो अगस्त कॉम्टे ने जिस तरीके से राजनीतिक सिद्धांतों और समाजशास्त्र के या समाज विज्ञान के अन्य विषयों में साइंटिफिक मेथडोलॉजी को विकसित करने की बात की, आप उसको देख सकते हैं। अब राजनीति के प्रति जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करते हैं तो इसमें आप देखें कि किस प्रकार से टॉकविले जो हैं उन्होंने इस पे बहुत हद तक काम किया। अमेरिका के जो लोकतंत्र है उसका विश्लेषण किया। इसके साथ साथ आप देखें कि यह एक ऐसा समय आता है जब कार्ल मार्क्स उन्होंने एंजल्स के साथ मिल के जो मैकेनिज़्म है, जो मेथडोलॉजी है, उसमें कहीं ना कहीं साइंस को बहुत हद तक प्रमोट किया। और यही कारण है कि इनको हम लोग साइंटिफिक सोशलिज्म के जनक के रूप में भी देखते हैं। तो न्याय की अवधारणा या इसके अलावे अगर हम कहें कि इक्वालिटी की बात, ये सारी चीज़ें इस दौर में उत्पन्न होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ये इसका विकास होता है। और आप देखेंगे कि कैसे जो अमेरिकी विश्वविद्यालय हैं उन्होंने कानून, दर्शन, अर्थशास्त्र के रूप में इसको देखा। फिर राजनीति विज्ञान का एक अलग अनुशासन के रूप में आप देखें तो 1880 में इसका अस्तित्व आता है जब जॉन डब्ल्यू बर्गेस ने पेरिस में इकोलो लिब्रे में अध्ययन करते हुए के बाद न्यूयॉर्क शहर के कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का एक अलग से स्कूल स्थापित किया। हालांकि 1900 के बाद राजनीति विज्ञान संकायों में असमान रूप से वृद्धि हुई। 1920 के दशक तक अधिकांश प्रमुख संस्थानों में राजनीति विज्ञान के नए विभाग स्थापित हो गए थे जिन्हें विभिन्न नाम राजनीति विज्ञान, सरकार या रीति दिए गए। 19वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में संयुक्त राज्य अमेरिका में कई विद्वानों हैं जिनके अनुभव से उसका प्रभाव पड़ा। इसमें आप देख सकते हैं कि जर्मन विश्वविद्यालयों में स्नातक कार्य किया और इसको बाद में अलग अलग विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। अवधारणाओं, परिभाषाओं, तुलनाओं, अनुमानों का जो संरक्षित और विश्लेषणात्मक अध्ययन है, संगठन है, उसके रूप में किया जाने लगा। वुड्रो विल्सन 1912 में आप देख सकते हैं कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुने जाते हैं और फ्रैंक गुडनाउ कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रशासनिक कानून परिषद में शामिल होते हैं। तो इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं राजनीतिक विषय को स्थापित करने में अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम बात कर लें आर्थर एफ बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि 1908 में प्रकाशित हुई है। तो इस पुस्तक ने कहीं ना कहीं मनोविज्ञान को राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण में प्रतिस्थापित करने का काम किया। इसी के साथ साथ अगर हम देखें चार्ल्स ई मेरियम को, तो उन्होंने भी 1925 में एक पुस्तक लिखी और किस तरीके से मनोविज्ञान और सारी चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे 1908 में ही आप देख सकते हैं कि ग्राहम वेल्स उनकी पुस्तक भी आती है जो कि मनोवैज्ञानिक पक्ष को किस तरीके से, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। और इन सारे लोगों ने अमेरिका में और मनोविज्ञान और राजनीति को बड़े ही निकट लाने का प्रयत्न किया।
शिकागो समूह के एक सदस्य हेरोल्ड लासवेल, इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को येल विश्वविद्यालय तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी जो पुस्तकें हैं वो है साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स जो 1930 में आई, पावर एंड पर्सनालिटी जो कि 1948 में प्रकाशित हुई। तो कैसे फ्रायड का जो मनोविज्ञान है उसको शक्ति के साथ, अधिकार के साथ जोड़कर राजनीति विज्ञान को और विकसित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का जो क्षेत्र है वह बढ़ने लगा और इसमें जो विशेष रूप से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आप देखें तो जो पावर पॉलिटिक्स है वह केंद्रीय बिंदु बना। और उसी कड़ी में हंस मार्गेंथाउ ने पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन एक पुस्तक लिखा और उन्होंने कहा कि सभी राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। तो उन्होंने जब पॉलिटिक्स को डिफाइन किया तो उन्होंने इस रूप में डिफाइन किया कि सभी राजनीति सत्ता के लिए संघर्ष है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1920 और 30 के दशक में जो यूरोप है वहाँ पे राजनीति के बहुत सारे प्रतिमान उभर के हमारे सामने आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम इस तरीके से देखें कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक योगदान है राजनीति विज्ञान के विकास में, उसके बाहर आप देखें तो जो नवीन मार्क्सवादी विचारक हैं जो कि समाजशास्त्री भी हैं, उन्होंने एक तरीके से एलिट थियरी को जिस प्रकार से प्रतिस्थापित किया, जिसमें बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम आता है हमारे सामने, वो है मोस्का, उसके बाद पैरेटो, और इन लोगों ने फिर रॉबर्ट मिशल्स, इन सभी ने जो एलिट थियरी की अवधारणा दी, एक तरीके से एलिट थियरी मार्क्सिस्ट अप्रोच का ही एक्सटेंशन है जिसने शक्ति के कुछ सीमित हाथों में केंद्रीकरण की अवधारणा को उजागर किया। 20वीं शताब्दी में अगर हम देखें तो कई सारी चीज़ें घटित होती हैं। एक तो सबसे महत्वपूर्ण घटना ये घटती है कि भूगोल और अन्य विषयों के साथ जो राजनीति विज्ञान है उसका सम्मिश्रण देखने को मिलता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण नाम है रुडोल्फ केजेलिन का। इन्होंने भूगोल और राज्य को कैसे निर्धारित करता है उसके रूप में देखा और एक शब्दावली गढ़ी जिसे भू राजनीति या जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसका इमर्जेंस होता है इस दौर में। फिर आप देखें कि जो मैक्स वेबर हैं, उन्होंने सामाजिक विज्ञान केवल प्राकृतिक विज्ञान की नकल नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य अपने नेताओं और संस्थाओं के लिए व्यापक रूप से भिन्न अर्थ और वफादारी रखते हैं, जोड़ते हैं। फिर आगे चल के उन्होंने किस प्रकार से जो अधिकार हैं या जो सत्ता है उसमें पारंपरिक, करिश्माई और उसके साथ साथ जो तर्कसंगत कानूनी अवधारणाएं हैं उसकी खोज की, जो आज भी पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी दोनों में बड़ा ही समान रूप से देखा जाता है। और उसके बाद से लगातार आप देखेंगे कि जो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसके डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेकेंड वर्ल्ड वार जो है उसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। एक तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया है उसको कैसे गवर्न करना है इस विषय में बात होने लगती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन स्थापित हो जाते हैं। व्यवहारवादी क्रांति आती है जिसने परंपरागत राजनीति को चैलेंज किया। थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है उसका इमर्जेंस हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसा टाइम फ्रेम है जहाँ पे राजनीति विज्ञान अपने पूरे कह सकते हैं कि पीक की तरफ आगे बढ़ता है। और आप ये ज़रूर देखेंगे कि जो आज का राजनीति विज्ञान है वह सिर्फ पॉलिटिकल साइंस नहीं है, वह सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इन सारे विषयों के साथ एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी में भी आप इसके सब फील्ड की भी बात करें तो सब फील्ड में भी आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, थॉट हैं, थियरी है, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक पॉलिसी है। तो इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में यह और विकसित होगा और इसकी जो विषय वस्तु है निरंतर
बढ़ती चली जाएगी, जिसमें विशिष्टता और स्पेशलाइजेशन जो है उसकी भी बात आने वाले समय में इसकी चर्चा हम लोग आगे भी करेंगे। तो ये एक सतही तौर पे एक समझने के लिए आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से राजनीति विज्ञान एक विषय के रूप में बनता बिगड़ता रहा, किस तरीके से उभरता रहा और कैसे इसका जो विषय है वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि इसकी जो प्रकृति है राजनीति विज्ञान की, एक तो गतिशील है और दूसरा समावेशी है। तो गतिशीलता हमेशा इसे आगे बढ़ाती है, समावेशी हमेशा इसके विषय क्षेत्र को और विस्तृत बनाती है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर किसी नए विषय वस्तु के साथ आपसे